हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्यवसायिक संगठन की बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कर क्या रहे थे, जिसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें हम लोगों की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग 17 नंबर की क्लास आज करने वाले हैं। और हम लोग कर रहे थे साझेदारी के बारे में। साझेदारी को मैंने 2 या 3 क्लासें हो चुकी हैं। साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं। और साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, ठीक है, ऐच्छिक साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी, ठीक है, अनिश्चितकालीन साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताई थी। तो साझेदारी के प्रकार पर हम लोगों ने चर्चा की हुई थी, ठीक है। और भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने किस किस क्लास में, मतलब कि साझेदारी में हम लोगों ने क्या क्या बातें जान ली हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं साझेदारी के, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं साझेदार के प्रकार के बारे में हम लोग करने वाले हैं। और साझेदारी संलेख, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने आप लोगों को साझेदारी के प्रकार में, मैंने आप लोगों को वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी, ठीक है, अवैध साझेदारी, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी अलग से मतलब बताया हुआ है, ठीक है। अवैध साझेदारी के जो कारण है वो भी मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं, कारण क्या होते हैं, कारण, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर करिए, ठीक है। और नहीं तो आप लोग अगर देख सकते हैं, अगर हम लोग दिखाने की बात करते हैं तो आप लोग 16 नंबर की क्लास में, यहाँ पर मैंने 16 नंबर की क्लास दिखाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि साझेदारी के भेद या प्रकार के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। साझेदारी के, वैध साझेदारी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद अवैध साझेदारी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ये 16 नंबर की क्लास में मैंने कराया हुआ है। अगर हम 15 नंबर की क्लास की बात करते हैं तो 15 नंबर में मैंने आप लोगों को क्या कराया हुआ है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए साझेदारी का यहाँ पर मैंने अर्थ बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को साझेदारी की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को साझेदारी एवं सह स्वामित्व में अंतर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को, ये देखिए क्लासें मैंने आप लोगों को साझेदारी संगठन में, ये क्लासें जो हैं हो चुकी हैं, इनको आप लोग जरूर करिए, ठीक है। ये क्लासें लगभग हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो मैंने बता दिया है पहले ही आप लोगों को कि आज की क्लास में हम लोग साझेदारी के प्रकार की बात करने वाले हैं। साझेदार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, साझेदार के प्रकार। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। साझेदार के प्रकार, सबसे पहले लिखा हुआ है कि साझेदार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने बांटा हुआ है साझेदार के प्रकार के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी में भी, साझेदारी में भी गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर सरलता से भेद किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग साझेदारों में, साझेदार जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर, साझेदार को क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम लोग कहते हैं पार्टनर। और पार्टनर को गुण के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, भेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनके निम्नलिखित प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीमित दायित्व, सीमित दायित्व वाले साझेदार, सीमित दायित्व वाले साझेदार, और एक होते हैं असीमित दायित्व वाले साझेदार। अगर कहीं भी आप लोगों को एग्जाम में साझेदारी देखने को मिल जाता है तो आप लोग इतनी जो मैंने बातें बताई हुई हैं इसमें से कुछ बातें तो आप लोगों को याद ही करनी है। तो असीमित दायित्व वाले साझेदार, वाले साझेदार, एक होते हैं सीमित दायित्व वाले साझेदार और एक होते हैं
असीमित दायित्व वाले साझेदार। इनके अदर नाम क्या क्या होते हैं तो वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, वो मुझे आप लोगों को बताने नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि असीमित अथवा, अथवा लिखा हुआ है, सामान्य साझेदार। तो असीमित जो हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग सामान्य साझेदार भी कह देते हैं, सामान्य साझेदार भी कह देते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि साधारणता फर्म के सभी जो साझेदारों का उत्तरदायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। ये मैंने आप लोगों को एकाकी व्यापार में भी बताया था, और जो कंपनी के एमसीक्यू किए थे मैंने आप लोगों के लिए, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि साधारणता जो साझेदारों का उत्तरदायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। ठीक है, अर्थात फर्म के ऋणों के लिए सामूहिक रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में दोनों प्रकार से वो उत्तरदायी होते हैं। इसलिए ऐसे साझेदार जिनका उत्तरदायित्व असीमित अर्थात सामूहिक एवं व्यक्तिगत होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, असीमित साझेदार कहते हैं। आप समझते हैं कि असीमित साझेदार होता क्या है। जैसे मान लो कि ये एक है राम, ठीक है, और एक है श्याम, दो लोग हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया है, साझेदारी की है। ठीक है, अब साझेदारी की है तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे साझेदार कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। और इन्होंने जब मान लो इन दोनों लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मान लो इन दोनों लोगों ने क्या लिया है, ऋण लिया है। अब ऋण की राशि जो है, अगर ऋण की राशि इन दोनों के द्वारा मान लो इनके द्वारा नहीं भरी जाती है, या इन दोनों के द्वारा नहीं भरपाई की जाती है, तो इनकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब इनके घर की संपत्तियों को भी इसमें यहाँ से बेचा जाएगा। ठीक है, घर की संपत्तियों को भी यहाँ से बेचा जाएगा। तो इसलिए इनका दायित्व कैसा हो गया, सीमित तो है नहीं, इनका दायित्व कैसा हो गया, असीमित दायित्व हो गया। कैसा दायित्व हो गया, असीमित असीमित दायित्व हो गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, असीमित दायित्व वाले साझेदार कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, असीमित दायित्व वाले साझेदार कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम में प्रायः जो है सभी साझेदार इसी प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य साझेदार भी कह देते हैं। तो इनके दूसरे नामों को भी याद रखना है कि असीमित दायित्व के जो साझेदार हैं उनके दूसरे नाम क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो असीमित और सामान्य साझेदार के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि असीमित साझेदार किसे कहते हैं, असीमित साझेदार किसे कहते हैं, और सीमित साझेदार के बारे में हम लोगों ने सामान्य साझेदार के बारे में भी जान लिया है। क्योंकि असीमित साझेदार को ही असीमित साझेदार असीमित साझेदार को ही हम लोग क्या कहते हैं, असीमित साझेदार को ही सामान्य साझेदार कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में प्रायः जो है वो सभी साझेदार जो हैं वो इसी प्रकृति के होते हैं, तो इसीलिए इसे सामान्य साझेदार भी कहा जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट में 2 नंबर में कि सीमित या फिर विशिष्ट साझेदार किसे कहते हैं। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वह साझेदार जिसका दायित्व उसके द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीमित साझेदार कहलाता है या फिर कहते हैं। सीमित साझेदार फर्म के ऋणों के लिए केवल सामूहिक रूप से ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, सीमित साझेदार जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसके दायित्व जो हैं वो उसकी पूंजी तक सीमित रहते हैं, जितनी उसने पूंजी लगाई है उतने तक ही सीमित रहते हैं। तो जैसे मान लो ए और बी हैं, दो पार्टनर हैं, इन्होंने पूंजी लगाई है 10,000 रुपए और इन्होंने लगाई है 50,000 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों की पूंजी लग के व्यापार शुरू किया, और मान लो इन लोगों ने एक ऋण भी लिया है, और ऋण भी लिया है, कितना लिया है, तो वो ऋण लिया है, मान लो ऋण जो लिया है वो लिया है 20,000 का ऋण लिया है। ठीक है, और ये जो साझेदार है इसका जो दायित्व है वो कैसा है, तो वो सीमित है। ये साझेदार का दायित्व कैसा है, तो वो सीमित है।
तो यहाँ पर जैसे मान लो ऋण की बात आएगी, तो ये ऋण जब देने की बात आएगी तो ये कितना देगा, इसकी पूंजी तक जो है इसका सीमित है, तो इसे सीमित साझेदार कहते हैं। इसकी व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं छुआ जाएगा, ठीक है, इसकी व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं छुआ जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं सीमित साझेदार या फिर विशिष्ट साझेदार, ठीक है। भारत में इस प्रकार के साझेदारों का उल्लेख यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम में प्रायः असीमित साझेदार या सामान्य साझेदारों का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट नंबर में बात आती है कि व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर, व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर साझेदार के प्रकार जो होते हैं उनके वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि सक्रिय साझेदार क्या होता है। सक्रिय या फिर क्रियाशील साझेदार वह है साझेदार जिसे साझेदारी फर्म के व्यवसाय परिचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण आदि में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रियाशील साझेदार कहलाता है या सक्रिय साझेदार कहलाता है। क्रियाशील साझेदार के समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट या प्रतिनिधि होता है, जिससे फर्म उसके कार्यकलापों से अवगत रहती है। इन्हें सामान्य साझेदार अथवा सक्रिय साझेदार भी कहते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ तक की बात जो है आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को याद भी नहीं करना है, बस हेडिंग वाइज आप लोगों को याद करना है। यहाँ तक आप लोगों को मतलब कि यहाँ तक जो है बातें आप लोगों के लिए काफ़ी काम की हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बातें जो हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। और इनके अन्य नाम वो भी याद रखिए, इनके अन्य नाम जो हैं वो भी याद रखिए कि इन्हें सामान्य साझेदार या सक्रिय साझेदार भी कहते हैं। अब निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं, जो फर्म में ये वे साझेदार होते हैं जो व्यवसाय संचालन में, प्रबंध एवं नियंत्रण में भाग नहीं लेते हैं। अब भाई ये भाग लेते हैं और ये भाग नहीं लेते हैं, तो इसीलिए इन्हें इनएक्टिव पार्टनर और इन्हें इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं, क्योंकि ये प्रबंध में, व्यवसाय के संचालन में और नियंत्रण में भाग नहीं लेते हैं, किंतु वे केवल साझेदारी व्यवसाय में अपनी पूंजी ही लगाते हैं। सिर्फ क्या लगाते हैं, अपनी पूंजी ही लगाते हैं और लाभ हानि के भागी होते हैं, मतलब कि और उन्हें लाभ हानि दिया जाता है। तो इस प्रकार के साझेदार क्या होते हैं, तो इस प्रकार के साझेदारों को निष्क्रिय साझेदार कह देते हैं, इनएक्टिव पार्टनर कह देते हैं। और इस कारण इन्हें जो है शांत साझेदार, अब किस कारण, अब लाभानी इस प्रकार के साझेदार जो हैं वो व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनकी स्थिति जो है व्यवसाय संबंधी मामलों में शांत या सोए हुए व्यक्तियों के समान होती है। इस कारण इन्हें शांत साझेदार या फिर सुप्त साझेदार अथवा प्रसुप्त साझेदार भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम जो है कई बार एमसीक्यू पेपर में पूछे गए हैं। तो याद रखिए कि मैं एमसीक्यू की भी तैयारी आप लोगों की अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ, चाहे कोई भी पेपर हो आप लोगों का, 1 बाय 1 मैं आप लोगों की बातें कराने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को 2022 का पेपर दिखाया था और अब मैं आप लोगों को अगली जब क्लास आएगी तब मैं आप लोगों को 2023 का पेपर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से आप लोगों को मैंने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी साझेदार हैं उनके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि केवल लाभ में साझेदार है। ऐसे कौन से साझेदार होते हैं जो केवल लाभ में ही साझेदार होते हैं, तो ऐसे साझेदार वह होते हैं, एक सेकेंड, ऐसे साझेदार वह होते हैं जो साझेदारी में प्रवेश करते समय अन्य साझेदारों से यह समझौता कर लेते हैं कि वह केवल लाभ में ही भागी होंगे, हानि में नहीं। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, ऐसे बहुत कम ही पार्टनरशिप मिलेंगी जिनमें आप देखेंगे कि ए और बी ने जब समझौता कर रहे थे तो ए, बी और सी हैं, ये 3 लोग समझौता कर रहे थे और इसमें बी ने कह दिया है कि हम सिर्फ आपके लाभ में भागी होंगे, लाभ में हम आपका हिस्सा बटाएंगे और हानि की बात आएगी तो हानि में हिस्सा हम नहीं बटाएंगे। तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहते हैं, केवल लाभ में साझेदार कह देते हैं। तो ऐसा साझेदार फर्म में अपने हिस्से की पूंजी जो है वो अवश्य लगाता है, परंतु उसे व्यवसाय के संचालन में,
प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम भाई सिर्फ लाभ 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 अगर होता है तो तुम आओगे बांटने, हानि होगी तो तुम बांटने नहीं आओगे। तो इसीलिए इसे हम लोग कह देते हैं कि आप संचालन से, प्रबंध से भाग नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ अपने लाभ से मतलब रखिए, और आप मतलब कि हानि को जब हम ही लोगों को देखना है तो फिर आप अलग रखिए, ठीक है? मतलब आप अपना जो है सिस्टम अलग रखिए और जो पार्टनर्स हैं वो अलग रखते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जो मेरी बातें हैं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है? ऐसे भी साझेदार होते हैं और ऐसे भी समझौते होते हैं। बात आती है नेक्स्ट में, उप साझेदार क्या होता है? उप साझेदार क्या होता है? इसे हम लोग सब पार्टनर कहते हैं। जैसे मान लो कि ए है और बी है, ये दो साझेदार थे, ठीक है? अब ए को लाभ मिला, ए को लाभ मिला और उसने जो है अपना जो लाभ का कुछ हिस्सा किसे दे दिया? मान लो एक नया पार्टनर है उसको दे दिया, किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तो ये तीसरा व्यक्ति जो है वो उपसाझेदार होगा, उपसाझेदार होगा। पढ़ लेते हैं कि जब किसी फर्म का साझेदार साझेदारी व्यवसाय में प्राप्त लाभ में से कुछ हिस्सा किसी नए व्यक्ति को देने का समझौता कर लेता है, मतलब कि जैसे मान लो ए को मिला और बी को मिला, दोनों लोगों को मिला। ए ने अपना कुछ हिस्सा जो है लाभ का कुछ हिस्सा किसे दे दिया? किसी नए व्यक्ति को दे दिया, उसका नाम है सी। तो इस ये क्या हो गया? सी जो है वो क्या कहलाएगा? वो साझेदार नहीं कहलाएगा, वो साझेदार नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी की रजामंदी होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? तो वो उप साझेदार कहलाएगा। तो नए व्यक्ति जो है वो उप साझेदार या फिर अनुसाझेदार, अनुसाझेदार या फिर साक्षी कल्प साझेदार भी कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके अदर नामों से, अदर नामों से पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है वो वैधानिक दृष्टि से फर्म में साझेदार नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब कि अगर बात करते हैं सी, अगर ये कहें कि हम इस पार्टनर में हिस्सा हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, वैधानिक दृष्टि से ये सही नहीं होगा। क्योंकि ए ने, एक व्यक्ति ने, ए एक पार्टनर है, उसने जो है तुम्हें कुछ हिस्सा, अपना अपना हिस्सा जो है तुमको दे दिया है, तो इसलिए तुम साझेदार नहीं कहलाओगे। नाम मात्र के साझेदार कौन से होते हैं? ठीक है, नाम मात्र के साझेदार कौन से होते हैं? तो अब नाम मात्र के साझेदार को भी जान लेते हैं कि वह साझेदार जो फर्म में ना तो पूंजी लगाता है और ना ही फर्म के कार्यों में हिस्सा बटाता है, बल्कि अपने नाम का व साख का उपयोग फर्म को करने देता है। यद्यपि वह फर्म के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होता है, परंतु फिर भी वहां पर वह अन्य क्रियाशील साझेदारों की भांति फर्म के समस्त कार्यों के प्रति वो उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नाम मात्र का साझेदार कह देते हैं। ऐसा साझेदार जो सिर्फ, देखो नाम मात्र का मतलब है कि तुम नाम मात्र के हो भैया, तुम नाम मात्र के हो, ठीक है? तो इस प्रकार के साझेदार को हम लोग क्या कह देते हैं? इस प्रकार के साझेदार को नाम मात्र के साझेदार कह देते हैं कि जिसका जो है हम सिर्फ उसकी साख का, उसके नाम का उपयोग करते हैं। इस साझेदार ने ना तो कोई पूंजी लगाई है, तो इस प्रकार के साझेदारों को हम लोग क्या कह देते हैं? जो ना तो पूंजी लगाते हैं, ना तो व्यवसाय में लाभों में हिस्सा भी नहीं पाते हैं, लाभों में हिस्सा भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार जब कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसीलिए इन्हें नाम मात्र का साझेदार कह देते हैं, जो अपना नाम का उपयोग करने देते हैं, ठीक है? तो इसलिए इन्हें नाम मात्र का साझेदार कह देते हैं। हेडिंग जरूर याद करनी है आप लोगों को। साझेदारों के प्रकार अगर पूछते हैं तो नाम मात्र के साझेदार, अवयस्क साझेदार, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, इस प्रकार से साझेदार होते हैं। सीमित साझेदार, असीमित साझेदार, ठीक है? अगर इतने भी कर ले जाते हैं तो काफी 8-10 हेडिंग्स हो जाएंगी और इनके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? बात आती है अवयस्क साझेदार की। ऐसा साझेदार जिसकी उम्र जो है, अवयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष पूर्ण ना हो, 18 वर्ष पूर्ण ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयस्क कहेंगे। वयस्क किसे कहते हैं? जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से, 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक हो, तो उसे हम वयस्क कह देते हैं। तो यहाँ पर तो अवयस्क साझेदार की बात आती है। तो अवयस्क साझेदार का मतलब है यहाँ पर कि वह साधारणता कोई भी व्यक्ति
जिसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम हो तो हो तथा कोर्ट ऑफ 22 अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित व्यक्ति होने पर वह 21 वर्ष से कम हो तो वह अवयस्क या नाबालिग साझेदार कहलाता है। एक अब बात आती है कि एक अवयस्क साझेदार, एक जो है अवयस्क जो व्यक्ति है वो साझेदारी में साझेदार बन सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अवयस्क साझेदार को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने बस थोड़ी सी बातें बताई हैं। ठीक है, अवयस्क साझेदार के बारे में बहुत सी बातें मुझे आप लोगों को कुछ बातें बतानी है, तो वो हो सकता है आप लोगों से 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लें कि अवयस्क साझेदार से आप क्या समझते हैं, इसके जो है प्रमुख जो है कारण बताइए या फिर इसके तत्व बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी जो है अगली क्लास में मैं आप लोगों को साझेदारी हम लोगों का अगली क्लास तक खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा साझेदारी का, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और पेपर को भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग इसको कवर करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने दिखाई हैं। ठीक है, और जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तैयारी एग्जाम के हिसाब से होगी। ठीक है, प्रदर्शन के द्वारा जो है साझेदार का मतलब है यहाँ पर, या फिर गत्या विरोध साझेदार, भारतीय अधिनियम 1932 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसकी धारा जो है 28 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो है लिखित या मौखिक वर्णन द्वारा लिखित या मौखिक वर्णन द्वारा अपने आचरण या व्यवहार में अपने आचरण या व्यवहार से अपने आप को किसी फर्म का जो है साझेदार प्रदर्शित करता है अथवा जानबूझकर लोगों द्वारा अपने आप को फर्म का साझेदार कहने देता है जबकि वह वास्तव में विधिवत साझेदार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। इसे गत्या विरोध साझेदार भी कहते हैं या कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग जो है, जैसे मान लो कि हम लोग कुछ लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को इनवाइट नहीं कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी लोग कुछ लोग आ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो हमने उन्हें इनवाइट किया है वो हमारे रिलेशन में है, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी में ऐसा देखा होगा कि इनविटेशन में आ गए थे वो लोग। ठीक है, खाना खाने के लिए। तो इस प्रकार, लेकिन वो ये दिखा रहे थे कि हम इसमें जो है इनमें इन्वॉल्व हैं, ये इनकी जो है रिश्तेदार हैं। तो इस प्रकार के साझेदार इसी इसी प्रकार से, जैसे मान लो कि ए और बी एक बढ़िया साझेदारी है। ठीक है, ए और बी एक बढ़िया साझेदारी है ए बी और सी की। अब इसमें जो है ये बहुत अच्छी साझेदारी है। ठीक है, अब इसमें जो है डी से अगर पूछा जाता है कि आप भी उनके साथ में रहते हैं तो क्या आप भी साझेदार हैं, आप भी उनके, आपका जो मित्र है उस साझेदारी में है तो आप भी साझेदार हैं। अगर डी कह देता है कि हाँ हम भी साझेदार हैं या हम भी जानबूझकर ये बात कह देता है, तो ये जो है ये बात जो है सिर्फ आपने दूसरों को दिखाने के लिए कही है, लेकिन आप असलियत में साझेदार नहीं हैं। तो इसलिए इसे प्रदर्शन द्वारा साझेदार भी कह देते हैं, होल्डिंग आउट पार्टनर कह देते हैं। होल्डिंग आउट पार्टनर जो होर्डिंगों में, अगर सिर्फ होर्डिंगों में हम लोग लगाने के लिए कभी कभी होल्डिंग आउट पार्टनर, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, गत्या विरोध पार्टनर भी इन्हें कहते हैं। तो ये पार्टनरों के प्रकार हैं, तो इनको आप लोग जरूर करिए। और जरूर करिए का मतलब है यहाँ पर अगर हेडिंग भी हम लोग कर लेते हैं कि एक होता है सीमित साझेदार, सीमित साझेदार, सीमित साझेदार, तो एक होता है हम लोगों का असीमित साझेदार, असीमित साझेदार, एक होता है हम लोगों का सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, और एक होता है हम लोगों का निष्क्रिय साझेदार। सॉरी एक सेकंड, तो निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय निष्क्रिय साझेदार। ठीक है, एक होता है अवयस्क साझेदार, अवयस्क साझेदार, एक होता है हम लोगों का नाम मात्र साझेदार, नाम मात्र साझेदार, एक होता है केवल लाभ में साझेदार, केवल लाभ में साझेदार, और एक होता है हम लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शन द्वारा साझेदार।
एक होता है हम लोगों का एक होता है हम लोगों का प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन प्रदर्शन द्वारा साझेदार। तो इतनी जो है, अगर हम लोग कर भी ले जाते हैं सही तरीके से, इनके अंदर लिख लेते हैं, तो हम लोगों का अच्छी तरीके से लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हेडिंग हमारे लोगों की कंप्लीट होती हैं यहाँ से। ठीक है, साझेदार के प्रकार अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख के बारे में जान लेते हैं। देखो, जैसे मान लो जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं या फिर कहीं एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल में, तो हम लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में हम लोग क्या क्या भरते हैं, तो फॉर्म जब हम लोग भरते हैं, जैसे मान लो स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, उसमें हम लोग नाम भरते हैं अपना, ठीक है, पिता का नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से सभी जो है चीज़ों को भरते हैं और अपने कागज़ को लगाकर हम स्कूल में जमा कर देते हैं, या फिर हम अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इस प्रकार से करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से जब साझेदारी बनाई जाती है, साझेदारी बनाई जाती है, तो लिखित या फिर मौखिक रूप से, लिखित या फिर मौखिक रूप से एक जो पत्र बनाया जाता है उसे हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग समझेंगे कि साझेदारी संलेख होता क्या है, इसमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख करते हैं हम लोग, इसकी विषय सामग्री क्या है, तो ये बातें हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि साझेदारों के मध्य जो है पारस्परिक समझौता, समझौते को हम लोग पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। पारस्परिक समझौता ही साझेदारी के अस्तित्व का मूल आधार है। मतलब कि अगर हम लोगों के मध्य, साझेदारों के मध्य एक पारस्परिक समझौता नहीं होता है तो वो साझेदारी नहीं बनती है। अस्तित्व में साझेदारी तभी आएगी जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिना आपसी समझौते के साझेदारी का जो है आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब है यहाँ पर उसका जो है उद्गम संभव नहीं हो पाता है। अन्य प्रकार के समझौतों की भांति साझेदारी समझौता मौखिक रूप में हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है, यद्यपि मौखिक रूप में वर्बल तथा अनौपचारिक समझौता भी उतना ही प्रभावकारी होता है जितना कि लिखित एवं औपचारिक समझौता। परंतु फिर भी साझेदारों के बीच जो है भविष्य में, मतलब कि फ्यूचर किसने देखा है, आगे के जो समय है वो किसने देखा है, भविष्य में होने वाली भ्रांतियों का, मतलब गलतियों का, त्रुटियों का, होने वाली भ्रांतियों के द्वारा उत्पन्न कष्टों और दुष्परिणामों से बचने के लिए साझेदारी की सभी महत्वपूर्ण शर्तों को सदैव जो है वो लिखित रूप में रखना चाहिए। संक्षेप में, अगर हम लोग संक्षेप में इसकी बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की, तो साझेदारी विलेख वह प्रलेख है जिसमें साझेदारी की स्थापना, साझेदारी का उद्देश्य, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, उसका क्षेत्र, उसके पारस्परिक कर्तव्य, अधिकार आदि का उल्लेख हम लोग जिस पत्र में करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब मान लो आज तो कह दिया है राम ने और श्याम ने, जब साझेदारी बनाई है कि हम लोग भाई जैसे हैं, मित्र हैं लेकिन भाई जैसे हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई हम लोगों को समझौता करने की जरूरत नहीं है, लिखित नहीं करते हैं, मौखिक रूप से कर लेते हैं। लेकिन पैसा आते ही पता नहीं कौन व्यक्ति परिवर्तन हो जाए, किसकी नीयत में परिवर्तन हो जाए, कौन इसमें भ्रम फैला दे, कोई पता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इनको एक लिखित समझौता करना चाहिए। किस प्रकार से समझौता करना चाहिए, हर चीज लिखित में रखनी चाहिए, लिखित समझौता करना चाहिए। और लिखित समझौता जिस पत्र पर लिखेंगे उसे हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। देखो, एक एक बात मैंने समझाई है, फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब कि अनौपचारिक और औपचारिक को मैंने कम्युनिकेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से एक एक बात पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो स्वाट विश्लेषण हम लोगों को पूरा पड़ेगा, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लासें अच्छी तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पहले करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लासें भी आप लोगों की जल्द ही लेकर आऊंगा, एमसीक्यू में बहुत ही जल्द, ठीक है। अब बात आती है कि साझेदारी संलेख में आपने बता तो दिया कि एक लिखित समझौता है, एक लिखित पत्र है,
ठीक है, जो साझेदारों को उसमें जो है साझेदारी की स्थापना कैसे होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इस प्रकार से जो कई जो हैं बातें हमने उसमें लिखी हैं, तो वही जो है इसकी विषय सामग्री होती है। तो अगर पूछा जाए कि साझेदारी संलेख होता क्या है, तो साझेदारी संलेख में आप लोगों को साझेदारी संलेख की विषय सामग्री को भी लिखना है। ये बातें याद रखनी है। अगर आप लोग ये बातें जो है हेडिंग जो है इनको आप लोग अगर हेडिंग जो है इनको आप लोग हेडिंग मानिए या फिर पॉइंट मानिए, जिस प्रकार से आप लोग लिखना चाहते हैं तो उनको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इनको जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इनको हेडिंग मान के, अगर आप लोग लॉन्ग आंसर में आता है आप लोगों से तो आप लोग हेडिंग करके लिखिए। फर्म का नाम होना चाहिए कि एक व्यवसाय में कोई फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे से मैच ना खाता हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को फर्म का नाम जो है कर रखना चाहिए। ठीक है, फर्म का नाम हमें इस प्रकार से रखना चाहिए। दूसरा जो बात है इसमें, दूसरी विषय सामग्री है कि साझेदारों के नाम व पते लिखे होने चाहिए। उस पत्र में हमने सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, और ऊपर नीचे कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये क्रम नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखना है, साझेदारों के नाम होने चाहिए। जो भी पार्टनर हैं, जैसे मान लो कि राम है, श्याम है, मोहन है, तो इस प्रकार से मान लो ये साझेदार हैं, इनके नाम होने चाहिए, इनके पते होने चाहिए, इनके कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। सभी बातें इसमें लिखित होनी चाहिए। ठीक है, फर्म का फर्म का पता होना चाहिए कि जो फर्म हमने बनाई है साझेदारी फर्म, उसका नाम तो है ही, कोई ना कोई एक नाम होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग लिख देते हैं कि एस आर ट्रेडर्स करके हम लोगों ने एक फर्म बनाई है। ठीक है, तो ये जो फर्म है ये नाम हो गया, इनके पार्टनरों के नाम ये हो गए। ठीक है, फर्म का कोई पता हो गया, मान लो कहीं भी हम लोग पता रख सकते हैं, कोई भी एक निश्चित स्थान होता है और उस निश्चित स्थान में जो है हम लोग कह देते हैं कि अगर कोई विवाद होगा तो इस पे न्यायालय पड़ेगा, उस पर हम लोग उसमें उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पूंजी का योगदान किसका किसका कितना है। जैसे मान लो राम ने कितनी पूंजी लगाई, राम ने मान लो 10,000 रुपये लगाए हैं, 20,000 रुपये श्याम ने लगाए हैं। ठीक है, और 30,000 रुपये किसने लगाए हैं, मोहन ने लगाए हैं। तो इस प्रकार से पूंजी का सभी का योगदान लिखा होना चाहिए, और पूंजी पर ब्याज की जो दर है वो भी लिखित होनी चाहिए कि पूंजी पर ब्याज जो है वो कितना कितना प्रतिशत सभी को मिलेगा। ब्याज की दर जो है, जैसे मान लो 6% हमने मान ली है या फिर 5% मान ली है, तो इस प्रकार से हमें पूंजी पर ब्याज की पता होना चाहिए कि किस प्रकार से किसको मतलब कि कितनी पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, साझेदारों के आहरण, आहरण का मतलब होता है कि साझेदारों को अगर मान लो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अपने निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए आवश्यकता पड़ती है, कोई भी साझेदार हो तो वो कितनी राशि व्यवसाय से निकाल सकता है या कितनी राशि का सामान जो है वो व्यवसाय से निकाल सकता है। ठीक है, आहरण पर ब्याज किस हिसाब से लगेगा, इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि आहरण पर ब्याज की दर कितनी होगी, ये भी इसमें होना चाहिए। ऐसे मान लो कि इसने निकाल लिए हैं साझेदारी से 2,000 रुपये। ठीक है, अब ये जमा जमा करेगा मान लो ये 6 महीने बाद, 6 महीने बाद इसने साझेदारी को वापस दिए ये रुपए, तो इस पर जो है ब्याज कितने प्रतिशत लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ब्याज नहीं लगता है तो इन दोनों को घाटा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इन्होंने तो निकाले नहीं है, राम ने निकाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, मतलब कि किस प्रकार का नेचर है आपके व्यवसाय का, इसका उल्लेख भी करना चाहिए, और उसका क्षेत्र क्या रहेगा इसका भी उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, साझेदारी की अवधि क्या होगी, अवधि का मतलब होता है कि साझेदारी 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी या फिर अनिश्चितकालीन होगी साझेदारी। ठीक है, आहरण पर ब्याज की दर, जो अभी मैंने बताया है कि आहरण पर ब्याज कितने प्रतिशत से लिया जाएगा। साझेदारों द्वारा साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, मान लो बराबर बराबर अनुपात में अगर होगा तो इस अनुपात में लिखना चाहिए। ठीक है, या फिर पूंजी अनुपात में होगा या फिर कौन से अनुपात में होगा उसका उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, साझेदारी का विघटन मतलब ये साझेदारी का डिसोल्यूशन कैसे किया जाएगा, साझेदारी का समापन कैसे होगा, इन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया जाता है। तो ये कई बातें जो हैं साझेदारी के से संबंधित जो हैं ये सभी बातें इसमें लिखी जाती हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं और भी बातें होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण बातें ये बताई हैं। इनमें अगर आप लोग हेडिंग मार के भी लिखते हैं, हेडिंग बना करके लिखते हैं तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। और अगर पॉइंट में भी लिखते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन है, छोटा मतलब कि आप लोगों का जो है, जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आता है, साझेदारी संलेख से पूछा जाता है, तो पहले साझेदारी संलेख के बारे में लिखिए और फिर उसके बाद साझेदारी संलेख की विषय सामग्री में आप लोग हेडिंग बना के लिखिए, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने साझेदारी के बारे में जाना। ठीक है, साझेदार के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में जाना। ठीक है, तो इतनी बातें जो है मैंने आप लोगों को बताई हैं कि साझेदारी का अर्थ हम लोगों ने कर लिया है, साझेदारी की विशेषताएं कर ली हैं, साझेदारी के प्रकार कर लिए हैं, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी के बारे में कर लिया है। और आज हम लोगों ने साझेदार के प्रकार आज हम लोगों ने साझेदार के प्रकार के बारे में कर लिया है और साझेदारी संलेख के बारे में कर लिया है। तो अगली क्लास में मुझे आप लोगों को साझेदारी के महत्व, उसके गुण, ये सभी बातें बतानी है। और एकाकी व्यापार और साझेदारी में क्या अंतर है, एकाकी व्यापार और साझेदारी में अंतर के बारे में भी मुझे आप लोगों को बताना है। तो ये बातें मैं आप लोगों को बता के अगली क्लास 18 नंबर की जो क्लास होगी इसमें आप लोगों की साझेदारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई भाई बंधु हैं जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग आराम से उनको सजेशन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने भाई का चैनल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मानिए कि आप, ये आपका अपना चैनल है, इसमें आप लोग और भी 25 जोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।